आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम जॉर्ज पंचम की नाक भाग 4, जो कि अंतिम भाग होगा, हम पढ़ते हैं। अब उसकी जो हमने हेडिंग डाली है, जो अंतिम हिस्सा है जॉर्ज पंचम की नाक का, वो है मूर्तिकार की नई योजना। तो आपने कल देखा कि वो चारों तरफ घूम कर आ गए हैं मूर्तिकार। बंगाल गए हैं, क्या कहते हैं, बिहार गए हैं, हर जगह वो भारत भ्रमण करके आ गए हैं पूरी तरह से, पर उनको कहीं भी कोई मूर्ति नहीं मिली। ठीक है। अब उनकी अब नई योजना क्या है मूर्तिकार की, तो चलिए पढ़ते हैं। मूर्तिकार पैसे से लाचार था। वह हार मानने वाला कलाकार नहीं था। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने पहले वाली शर्त दोहराई। कमरे के दरवाजे बंद हुए। फिर मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। नाक लगाना जरूरी है, इसलिए 40 करोड़ में से किसी एक की जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आगे बढ़ाइए मानसी, ये किताब के पन्ने को। सन्नाटा छा गया। सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार चौंका, उठा और धीरे से बोला, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। नाक चुनने का काम उसका है, उसे सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इसकी इजाजत दे दी गई। अंतिम क्या है जो भाग है, नाक लगाने से जुड़ी तैयारियां। अखबारों में सिर्फ इतना छपा था कि नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए हैं। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसमें ताजा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की जानकारी जनता को नहीं थी। रानी के आने का दिन भी नजदीक आ रहा था। मूर्तिकार अपने बताए हल से स्वयं परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसे कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। उसे मदद मिल गई। दिन आ गया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कहीं से भी पत्थर की नहीं लगती। उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। देश में कहीं भी किसी उद्घाटन का समाचार न था। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था। कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी। किसी का भी स्वागत नहीं हुआ था। कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। किसी का भी ताजा चित्र नहीं छापा था। सारे समाचार पत्र खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। लेखक पाठकों के विचार के लिए अंत में प्रश्न छोड़ देता है। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुद्ध के लिए। ये जो अंतिम पंक्ति है, ये अब हमसे जवाब मांग रही है। जो आपने पढ़ा कि अखबारों में गौर करने वाली बात थी कि कोई भी अभिनंदन, कोई भी उद्घाटन का कोई भी खबर छपी नहीं थी। ये वास्तव में अखबार में विरोध करने का एक तरीका था। जब आप किसी बात पर सहमत नहीं होते हैं तो पत्रकारिता, आपको हमने 8 इंटीग्रेटेड एक्टिविटी के तहत हमने आपको बताया कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो एक ऐसा महत्वपूर्ण स्तंभ है जहां आप अगर विरोध जताते हैं तो वो पूरे समाज को, पूरे भारत को ये पता लगता है। तो ये अखबार में जो कुछ भी नहीं छपा, वो एक तरह से क्या है, विरोध जताने का तरीका था कि जो बुत पर लगाई गई, जो जिंदा नाक लगाई गई है, वो गलत है। उन्होंने अंतिम प्रश्न पूछा, देखो प्रश्न चिन्ह लगाए कि सब अखबार खाली थे, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुत के लिए। भाई, एक मूर्ति के लिए जिंदा व्यक्ति
कुकी को मारना पड़ा या कैसे भी करके। देखो ये एक तरह से व्यंग है, कोई ये नहीं कि ये कोई कहानी है, क्या कहते हैं कि वाकई में कोई जिंदा व्यक्ति को लाया गया और उसकी नाक काटी गई, लगाया गया। वास्तव में ये समाज में किस तरह से जो जिंदे व्यक्ति होते हैं उनकी अहमियत नहीं समझी जाती, और मूर्तियों की जो कि जिसकी की कोई खास अहमियत नहीं है, जो कि युवाओं को के लिए बेरोजगारी, रोजगार चाहिए, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है। तो वो एक तरह से यहाँ कमलेश्वर जी ने व्यंग किया। मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरह से पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।